हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है सामान्य जागरूकता के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेट एग्जाम में सामान्य जागरूकता से टोटल 10 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है इसके 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पड़ोसी देश, राज्य, राजधानी, इस तरह से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। सारे कला एवं संस्कृत से संबंधित, खेल एवं विज्ञान से संबंधित, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू फिर से ऐड कर दिए ताकि आपका साथ में रिवीजन भी होता चलेगा सभी को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता, यहाँ पर किसकी बात हुई है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता की। तो याद रखिएगा नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? प्रदीप कुमार राय जी हैं। कौन है? प्रदीप कुमार राय। इन्होंने जो है नेपाल का राष्ट्रगान जो है वो रचित किया है, ये याद रखिएगा, प्रदीप कुमार राय। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं पीके राय, यानी कि यहां पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए, अबू धाबी की राजधानी है, यानी कि अबू धाबी जो है वो किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए, माले की राजधानी है, यानी कि माले जो है इनमें से किसकी राजधानी है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा माले जो है किसकी राजधानी है? मालदीव की। याद रखिएगा मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। इसके बाद आ जाइए, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? अब की बार यहाँ पर आपसे स्वीडन की राजधानी का नाम पूछा गया, तो स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। याद रखिएगा क्या है? स्टॉकहोम, ये स्वीडन की राजधानी है। इसके बाद अगला यहाँ पर है, रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? रेक्याविक जो है वो किस देश की राजधानी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा आइसलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? आइसलैंड की राजधानी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है 5वें स्थान पर। तो याद रखिएगा 5वें स्थान पर कौन सा देश है? ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील आपका 5वें स्थान पर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ये आप लोग याद रखिएगा, भारत का भी पूछा जाता है। इसके अलावा ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं, यानी कि ढलाई और उनाकोटी जो है वो किस राज्य के जिले हैं? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। कौन से राज्य के जिले हैं? त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, भारत का कौन सा संघ राज्य जो है वो क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? ध्यान दीजिए क्या बात हुई है? संघ राज्य जो है क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा आपका पांडिचेरी है। कौन सा है? पांडिचेरी। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है ये सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर वन्य जीव सप्ताह की बात हुई है, दिवस की बात नहीं हुई है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है आपका 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आपका विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। कब मनाया जाता है? यहाँ पर जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर विश्व वन्य जीव दिवस की बात होती, किसकी बात होती? दिवस की। तो दिवस जो है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर सप्ताह की बात हुई है, ठीक है। इसके बाद है विश्व बाघ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे जो है मनाया जाता है। इसके बाद अगला है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। याद रखेगा हॉकी के महान खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को जो है श्रमिक दिवस जो है ये मनाया जाता है। इसके बाद अगला है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है? कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से हुई। तो उत्तर प्रदेश से हुई है आपके कथक की। किसकी हुई है? कथक की। बाकी अगर मैं बात करूं तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो ये कहाँ का है? ये आपका कथक यानी कि ये हो जाएगा।
इसके बाद हेमिश गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, कह रहा है हेमिश गोम्पा नामक मठ जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हेमिश गोम्पा जो है ये एक तिब्बती बौद्ध मठ है। किसका मठ है, तिब्बती बौद्ध मठ है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका लद्दाख के लेह में स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर में बताना है लद्दाख। इसके बाद आ जाइए, घूमर लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का। इसके बाद आ जाइए, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य के रूप में है, चरकुला और दादरा ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला और दादरा। इसके बाद भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन की बात हुई है तो ये बनारस में स्थित है। भारत कला भवन जो है कहाँ स्थित है, बनारस में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, बांग्लादेश की बात हुई है। कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो अगर मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, एक तो है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इसके अलावा असम, ये भी आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेघालय, और इसके अलावा त्रिपुरा, सॉरी यहाँ पर आपको यूज करना है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और इसके अलावा मिजोरम, मिजोरम। तो टोटल यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य, यानी कि यहां पर इसका विकल्प नंबर सी जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी की बात हुई है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है कौन साझा करता है, बांग्लादेश। याद रखिएगा सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश यहाँ पर साझा करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं। तो अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका और मालदीव, कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये जो है भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको कम समय में बताए जा सकें। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बात हुई है, क्या कह रहा है कि पुला जो है वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो याद रखिएगा पुला जो है यहाँ पर ये बोत्सवाना की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, बोत्सवाना की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो म्यांमार की बहुत पूछी जाती है, ये याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। ये याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा यहाँ पर क्या है, क्यात। इसके अलावा अगर पोलैंड की बात की जाए तो पोलैंड की मुद्रा आपकी पोलिश जोलोटी है, याद रखिएगा पोलिश जोलोटी। इसके अलावा कंबोडिया की बात करें तो इसका रियाल है, ये ब्लू याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पुला की बात हुई थी, तो पुला यहाँ पर किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, यह है बोत्सवाना की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा थंडर ड्रैगन किसको बोलते हैं, भूटान को बोला जाता है। यहाँ पर थंडर ड्रैगन किसको बोला जाता है, भूटान को बोला जाता है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। देखिए देश, राजधानी, मुद्रा, ये सभी लोग रट लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये ऐसा टॉपिक है जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पूरे सामान्य जागरूकता से आपके। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, जाम्बिया। तो जाम्बिया की राजधानी क्या होती है, लुसाका। याद रखिएगा जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये हो जाएगा। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या होती है, क्यूबा की राजधानी हवाना। इसके अलावा दिया गया है यहाँ पर रवांडा। रवांडा की राजधानी जो होती है वो होती है किगाली, ये हो जाएगा। और बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा। तो यहाँ पर देखिए पहले का कौन सा सही है, सी। तो पहले का सी आपको ये दिया गया, फिर दूसरे का ए, दूसरे का आपको ये दिया गया है, और इसके अलावा तीसरे का दिया गया डी, और चौथे का दिया गया बी, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। यहाँ पर जो है
ओमान की राजधानी कौन सी है? मस्कट। याद रखिएगा, ओमान की राजधानी कौन सी है? मस्कट। तो ये ओमान की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इजराइल की बात हुई है तो इसकी राजधानी है जेरूशलेम। कौन सी है? जेरूशलेम। तो ये यहां पर जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरस संघ की राजधानी है? यहां पर किसकी राजधानी पूछी गई है? कोमोरस की राजधानी पूछी गई है। तो कोमोरस की राजधानी क्या है? मोरोनी। याद रखिएगा, कोमोरस की राजधानी क्या है? मोरोनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ध्यान दीजिए, यहां पर किसकी बात हुई है? हंगरी की बात हुई है। तो इसकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है हंगेरियन फोरिट। याद रखिएगा, क्या है? हंगेरियन फोरिट। ये यहां पर जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अभी मैंने बताया था पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? ज़्लॉटी हो जाएगी। तो यहां पर याद रखिएगा ज़्लॉटी ये जो है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि सिरोई, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सिरोए, कुमुदनी या फिर लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? यानी कि जो सिरोए है ये जो है भारत में पाए जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। ये किस राज्य में जो है पाई जाती है यहाँ पर? तो याद रखिएगा ये मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में जो है ये पाई जाती है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? सभी को पता होगा, बिल्कुल रटा होना चाहिए। 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो स्टेट हैं कितने हैं? टोटल 28 हैं। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8 हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में यहाँ पर स्टेट जो है यानी कि जो राज्य हैं वो 28 हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं। लेकिन 2014 में जो है 29वां राज्य कौन सा बनाया गया था आपका? वो तेलंगाना बनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो कौन सा था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था जो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहले बना था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। यहां पर इन चारों में से कौन सी ऐसी राजधानी है जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो अगर मैं बात करूं आइजोल, आइजोल कहां की राजधानी है? आइजोल जो है आपकी मिजोरम की राजधानी है। कहां की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। अगर ये मिजोरम की राजधानी है तो इसका मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आप सभी को पता है कि मिजोरम एक राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका मतलब आइजोल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दमन, आप लोग जानते हैं कहां की राजधानी है, ये तो पता ही होना चाहिए, दादरा एवं नगर हवेली की हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर दिया गया पांडुचेरी कहां की राजधानी है? दमन एवं दीव की राजधानी हो जाएगी। कवरवत्ती दिया गया है, ये कहां की राजधानी है? जबकि अगर मैं बात करूं तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। तो ये यहाँ पर तीनों जो दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, लेकिन आइजोल जो है ये राज्य की राजधानी, स्टेट की राजधानी है। ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको यहाँ पर राजस्थान का जो है सफेद शहर कहते हैं? तो याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर को जो है राजस्थान का सफेद शहर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी अभी मैंने बताया था कवरत्ती। ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है इसकी आधिकारिक भाषा पूछी जा रही है। तो आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है। आधिकारिक भाषा क्या है? यहाँ पर मलयालम है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड जो है किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड जो है वो कूर्ग को बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? कूर्ग को बोलते हैं। और अगर मैं कूर्ग को बात करूं तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कूर्ग को आप यहाँ पर जो है
कोडागु लिख सकते हैं, कोडागु बोल सकते हैं या कोडागु बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसी को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, अगर मैं बात करूं तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसी को जो है यहाँ पर कोडागु भी बोला जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कोडागु, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। इन चारों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद है, तो याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है विधान परिषद है। इसके अलावा अगर मैं विधान परिषद की बात करूं तो यहाँ पर तो दिया गया आपको झारखंड, ओडिशा, गुजरात, इनमें विधान परिषद नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इन सभी में भी विधान परिषद है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों, कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये अब आपको बताना है। तो याद रखिएगा संचयिका दिवस। कौन सा मनाया जाता है, संचयिका दिवस जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी बात हुई है, भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम दिवस की बात हो रही है, किस दिन मनाया जा रहा है। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। किसकी बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात हुई है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। किसकी बात हुई, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात हुई है। तो ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है आपका ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जयंती वाले दिन ही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किस दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कौन से दिवस की बात हुई, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 मई को जो है मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 में कब मनाया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की बात हुई है। तो ये आपका 20 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 20 मार्च को मनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को जो है हिंदू विरासत माह जो है वो घोषित किया है। तो याद रखिएगा जॉर्जिया ने। किसने घोषित किया है, जॉर्जिया ने जो है यहाँ पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। इसके बाद अगला है इनमें से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो कौन सा नहीं है, म्यांमार नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका सार्क का सदस्य कौन सा देश है,
भारत है। इसके अलावा आपका अफगानिस्तान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मालदीव हो जाएगा आपका। इसके अलावा बांग्लादेश यहाँ पर पहले से दिया गया, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेपाल भी आपका दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका, पाक यानी कि पाकिस्तान, और इसके अलावा श्रीलंका। तो याद रहेगा आप सभी को कि सार्क में कौन कौन से देश यहाँ पर हैं। एक भारत है आपका, मालदीव है, पाक है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है, लेकिन म्यांमार यहाँ पर जो है नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी कि पार्टनर बना, यानी कि कब यहाँ पर पार्टनर बना, तो याद रखिएगा 1992 में। किस वर्ष भारत जो है यहाँ पर आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना, तो कब बना था, 1992 में यहाँ पर बना था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद अगला दिया गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वो बगदाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बगदाद में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। याद रखिएगा यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का, किसका, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन यानी कि OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, यानी कि यहाँ पर रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जो है इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं, याद रखिएगा टोटल 193। कितने हैं, टोटल 193 यहाँ पर सदस्य जो है वो राष्ट्र हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ब्रिक्स का नया सदस्य जो है वो नहीं बना है, तो याद रखिएगा क्यूबा नहीं बना है। कौन सा नहीं बना है, क्यूबा जो है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, यानी कि नैमिषारण्य कहाँ अवस्थित है, तो सीतापुर में अवस्थित है। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है, सीतापुर में अवस्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो इसका निर्माण जो है वो काकतीय के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, काकतीय के शासनकाल में जो यहाँ पर किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कला मथुरा में स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है, इनमें से कौन सी कला जो है ये मथुरा में जो है स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सांझी, सांझी कला जो है ये मथुरा में स्टेज सीलिंग की जो है ये पारंपरिक कला है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है तो कौन सा है, कथक। सभी को रटा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है, तो वो आपका कथक है। इसके बाद अगला कह रहा है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी की बात हुई है तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर नौटंकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका आयोजन और भी राज्यों में होता है, जैसे कि आपका राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी नौटंकी का आयोजन जो है होता है। लेकिन लोक नृत्य की कहाँ का है, तो ये याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का है। अगला यहाँ पर दिया गया इसमें झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है। झोटी चिता जो है ये भारत के किस राज्य की कला है, तो याद रखिएगा ये आपके ओडिशा राज्य की कला है। किस राज्य की कला है, ओडिशा राज्य की कला है।
इसके बाद अगला दिया गया है कि गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है, इसमें जो है आपसे पिथौरा का अर्थ पूछ रहा है। तो पिथौरा का मतलब होता है अन्न के देवता। पिथौरा का मतलब क्या है, अन्न के देवता। ये आप लोग याद रखिएगा, पिथौरा का मतलब अन्न के देवता। अगला यहाँ पर दिया गया है चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चबीमुरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा में जो है स्थित है। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि वास्को डिगामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा ये आपका कोच्चि यानी कि केरल में है। वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पर है, केरल, कोच्चि में उपस्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि ओणम किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। ओणम जो है ये कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है, तो याद रखिएगा केरल का। ओणम जो है आपका ये केरल का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। इसके बाद अगला दिया गया कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। संगाई महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा मणिपुर में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मणिपुर में जो है ये आयोजित किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव निम्न इनमें से किस राज्य से संबंध है। याद रखिएगा नबका लेबारा उत्सव किस राज्य से जो है संबंधित है, तो ये आपका ओडिशा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, ये आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो ये किस राज्य में, याद रखिएगा केरल राज्य में। कुथु जो है आपका ये केरल राज्य में जो है यहाँ पर कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर, केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। किसकी बात हुई है यहाँ पर, पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, किसकी बात हुई है, बंदेल चर्च। तो ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंदेल चर्च जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1599 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1599 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पश्चिम बंगाल में हुई थी। किसकी, यहाँ पर बंदेल चर्च की स्थापना। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, देखिए ये 2023 का क्वेश्चन था, तो उस समय यहाँ पर ये करंट से रिलेटेड था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस समय जो है भारतीय महिला ब्लाइंड यानी कि दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने यहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर करंट से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आपके मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से ये संबंधित है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT यानी कि डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। कौन सा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स हब। कौन सा है, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। ये यहाँ पर जो है भारत का पहला डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर यहाँ पर स्टेडियम है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पैट विलियमसन ग्राउंड जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका पोलो से। किससे संबंधित है, ये आपका पोलो से संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। किसकी बात हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला दिया गया है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा नेपाल का। वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका वॉलीबॉल है, ये आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022, ये भी आपका करंट से ही रिलेटेड था, उस समय पूछा गया था, तो 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की गई है। तो ये याद रखिएगा किसके साथ की गई थी, ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा की गई थी। ये 2022 में ही पूछा गया था, उस समय करंट का ही क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए, ये भी आपका जो है सामान्य जागरूकता में पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। NIO का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है, डोनापौला, जो कि गोवा में स्थित है। कहां पर है, डोनापौला में, गोवा में जो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है वो स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है पेरुंग दाई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति जो है यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। भारत के किस साहित्य से संबंधित है, किसकी बात हुई है, पेरुंग दाई की। ये भारत के किस साहित्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये तमिल साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, तमिल साहित्य से जो है यहाँ पर ये संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के बीच। किसके बीच, जमशेदजी और नुसरवानजी टाटा के द्वारा यहाँ पर जो है एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए किसकी बात हुई है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसका मुख्यालय जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर जो है इसकी स्थापना जो है ये 17 जुलाई, स्थापना 17 जुलाई 1969 को की गई थी। कहाँ की गई थी, मैसूर कर्नाटक में जो है की गई थी। तो ये याद रखिएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है और इसकी स्थापना जो है वो 17 जुलाई 1969 को की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के महान त्रिकोणमिति संरक्षण का काम जो है 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था। किसका काम, महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जो है मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को रटी हुई होनी चाहिए। याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। अगला यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। किस पुस्तक की बात हुई है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लाला हरदयाल के द्वारा जो है यहाँ पर लिखी गई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी। पावर्स ऑफ द माइंड जो है किसने लिखी थी, तो पावर्स ऑफ द माइंड जो है ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। पावर्स ऑफ द माइंड जो है किसने लिखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यहाँ पर लिखी थी। ये किसने लिखा था, यहाँ पर किसकी बात हुई है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी, ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से
किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? यहाँ पर जो है किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अशोक चक्र वर्ग थर्ड, ये जो दिया गया आपका अशोक चक्र वर्ग थर्ड, इसको जो है शौर्य चक्र कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शौर्य चक्र कर दिया गया है। अगला यहाँ पर है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। और इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? इसके लिए नगद पुरस्कार राशि जो है वो 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख रुपए है। तो ये लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? यूके को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? यूके को जो है यहाँ पर भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर जो है सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न द्वारा जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? कौन सा पुरस्कार जीतने वाले? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था? तो ये 1913 में मिला था। 1913 में ये पुरस्कार इनको जो है मिला था। तो ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका लोक प्रकाशन से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? ये आपका लोक प्रकाशन से जो है संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि UNFCCC का अर्थ जो है निम्नलिखित में से क्या है? ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया? UNF और इसके अलावा CCC, इसका अर्थ पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है यहाँ पर इसका अर्थ होता है UNF और CCC का। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का जो है अपेक्षित परिणाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये सभी यहाँ पर ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह का मतलब यहाँ पर किसकी बात हुई है? याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दिया गया आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो ये आपका जो है यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपकी हरित गैस है। इसके अलावा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गैस नहीं है। इसके अलावा मीथेन भी आपकी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अलावा जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी गैसें जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है। तो ये लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? किसकी बात हुई है? द अनामलाई रीड टेल नाम की जो है डैमजल फ्लाई, इसकी एक नई प्रजाति की खोज जो है वो किस राज्य में की गई है? तो ये जो है केरल राज्य में की गई है। कहाँ पर की गई है? केरल राज्य में जो है की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं NMSHE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जिसे हम लोग बोलते हैं NAPCC के तहत मिशन है। और NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन जो है यहाँ पर लॉन्च किए गए थे? तो इसके अंतर्गत जो है याद रखिएगा टोटल 8 मिशन लॉन्च किए गए थे। कितने मिशन लॉन्च किए गए थे यहाँ पर? इसके अंतर्गत जो है 8 मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला
अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ध्यान दीजिए, दूसरी अमेरिकी महिला पूछ रहा है यहाँ पर, तो दूसरी अमेरिकी महिला जो थी वो शिरीषा बांदला थी। कौन थी? शिरीषा बांदला, ये यहाँ पर जो है दूसरी अमेरिकी महिला थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर जो है पहली बार जो चढ़ाई की गई थी वो 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एडमंड हिलेरी और इसके अलावा शेरपा तेंजिंग के द्वारा जो है की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GMT। अगला यहाँ पर है कि बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ और ICCR का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर जो है इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, I का मतलब है इंटरनेशनल, C का मतलब कमेटी और इसके अलावा इस C का मतलब क्रेडिट और इसका मतलब है रिपोर्टिंग। यानी कि यहाँ पर जो इसका पहला विकल्प दिया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये यहाँ पर जो है इसका पूर्ण रूप है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ध्यान दीजिए, किसकी बात हुई है? अनुच्छेद 19 की बात हुई है। तो इसमें आपका जो है वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार शामिल है। कौन सा अधिकार? वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार जो है इसमें शामिल है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, बीजक पुस्तक के लेखक जो है कबीर दास हैं। बीजक पुस्तक किसने लिखी है? तो कबीर दास जी ने लिखी है। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? किसकी बात हुई? यहाँ पर बात हुई है अरविंद अडिगा की। तो इनके द्वारा लिखा गया है द व्हाइट टाइगर। कौन लिखा गया है? द व्हाइट टाइगर, ये जो है अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद अगला है यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में यहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर में जो है अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप आपका नौकायन से संबंधित है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायन, यानी कि नौका दौड़ से संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो थी वो S विजयालक्ष्मी थी। कौन थी? S विजयालक्ष्मी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 2001 में ये जो है यहाँ पर शतरंज की ग्रैंड मास्टर जो है वो बनी थी। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, किसकी बात हुई है? हेमिस गोम्पा। तो ये मठ जो है आपका लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोम्पा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके बाद अगला यहाँ पर स्थित है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश से हुई है? कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश से हुई है? आप सभी को पता है वो कौन सा है? कथक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला जो है ये मिथिला में प्रसिद्ध है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला जो है आपकी मिथिला में प्रसिद्ध है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द का निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यहाँ पर बैक हैंड स्ट्रोक शब्द जो है वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बैक हैंड स्ट्रोक, यानी कि पीछे हाथ करके मारना जो है यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए चरकुला ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, मयूर नृत्य ये भी है, रासलीला ये भी उत्तर प्रदेश का है, कठपुतली नाच ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ध्यान रखिएगा कठपुतली नाच जो है ये उत्तर प्रदेश का नाच नहीं है, यानी कि नृत्य नहीं है। तो याद जाइए अगला, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। मटकी ये भी आपका कहाँ का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा मटकी जो है ये कहाँ का जो है लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का। इसके बाद सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, सर्व और वॉली ये जो है किस खेल से जुड़े हैं। याद रखिएगा यहाँ पर सर्व और वॉली जो है ये टेनिस से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, टेनिस शब्द से जुड़े हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको तो आपको तैयार ही करना है। अब इसी तरीके के जितने क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं उनको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।